अपने मुंह को चादर से दबाए सरिता हिचकियां भर भर कर रोए जा रही थी। तभी उधर से निकलती हुई उसकी सांस विमला जी ने कमरे से रोने की आवाज़ सुनी तो वह तेज कदमों से कमरे की ओर बढ़ी और जाकर दरवाजे को धक्का मारने लगी, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। ये देखकर विमला जी घबरा गई और जोर जोर से दरवाजे को पीटते हुए बहू को आवाज़ लगाने लगी। सास को घबराया हुआ देखकर सरिता ने अपने आंसुओं को छुपाने का भरसक प्रयास करते हुए दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही विमला जी ने कहा, क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? क्या पवन ने तुमसे फिर से कुछ कहा है? इतना सुनना था कि सरिता सासू माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। विमला जी परेशान हो गई। आखिर बात क्या है? इतना परेशान तो बहू पहले कभी नहीं होती थी। उन्होंने उसे शांत कराते हुए कहा, तू बताना बेटा, बात क्या है? मेरा तो दम निकला जा रहा है। सरिता ने रोते रोते एक कागज विमला जी के हाथ में रख दिया। विमला जी बेचारी अनपढ़ थी, इसलिए वह उसे पढ़ न पाई। उन्होंने सरिता से सवाल किया, यह क्या है बहू, तू ही पढ़कर बता, सब खैरियत तो है ना? मेरी जान निकली जा रही है। कहते कहते विमला जी सर पकड़कर वहीं बिस्तर पर बैठ गई तो सरिता ने कहा, माँ जी, आपके बेटे ने यह तलाक का कागज मुझे दस्तखत करने के लिए दिया है और कहा है कि इस पर दस्तखत करके मुझे दे दो, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कहकर सरिता फूट फूट कर रोने लगी। विमला जी ने सांत्वना देते हुए कहा, अरे कैसे नहीं रह सकता वह तुम्हारे साथ? ये कोई गुड्डे गुडियों का खेल है क्या जो तलाक दे दे और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता? तो फिर किसके साथ रहेगा? इस मरे का तो कुछ ज्यादा ही दिमाग चल रहा है। पर तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुम्हारे बाबूजी से बात करूंगी, वह समझाएंगे उसे। मैं जानती हूँ वह भी नादान है, हमारे समझाने से समझ जाएगा। तू चिंता ना कर, हम है ना तेरे साथ, तू क्यों परेशान होती है? तलाक के कागज ने विमला जी के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें डाल दी थी। वह उठते हुए उस कागज को लेकर सरिता को सांत्वना देती हुई कमरे से बाहर निकल गई। धीरे धीरे विमला जी अपने पति रामकिशन जी के पास पहुंची। देखा कि रामकिशन जी सो रहे हैं तो वह वहीं बैठ गई और सोचने लगी, आखिर पवन को हो क्या गया है? ये कैसी हरकतें क्यों कर रहा है? आने दे, आज शाम को मैं खुद ही उससे बात करती हूँ। भले घर के इंसान है बहू के घर वाले, और सरिता तो हम दोनों की जान है। जब से आई है कितना कुछ बदल दिया है हमारे घर परिवार को, कितना ख्याल रखती है हमारा, और देखने में भी तो बुरी नहीं है। यह सब बातें विमला जी के दिमाग में चल रही थी कि तभी रामकिशन जी उठ गए। उठकर देखा तो बड़ी चिंतित मुद्रा में विमला जी उनके पैरों के पास हाथ में कागज लिए बैठी थी। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम कब से बैठी हो? आराम ही कर लेती, रामकिशन जी ने कहा। तो विमला जी परेशान होते हुए बोली, क्या आराम कर लूँ जी, मेरी जिंदगी में आराम कहाँ लिखा है, अब तो मरकर ही आराम मिलेगा। अरे आज तुम ये कैसी बेकी बेकी बातें करने लगी हो? मरे तेरे दुश्मन, तुम मरकर क्या मेरा बुढ़ापा खराब करोगी? तुम नहीं जानती, तुम्हारे बिना मैं 2 दिन भी नहीं जी पाऊंगा। खैर छोड़िए ये सब, तू ये बता हाथ में क्या लिए बैठी है, दिखा। तो विमला जी ने कागज आगे बढ़ाते हुए चिंतित स्वर में कहा, बैठी क्या हूँ, अपने आप को कोस रही हूँ जो ऐसी औलाद को जन्म दिया। देखो आपका बेटा ये तलाक का कागज बहू को दस्तखत करने के लिए दे गया है। तलाक, ये क्या कह रही हो तुम? दिखाओ दिखाओ, मैं भी तो देखूं। तुम कहीं मुझ बूढ़े के साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? कहीं सटिया तो नहीं गई हो? हमारा बेटा और तलाक, उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? रामकिशन जी ने बढ़ बढ़कर कहा और कागज लेकर पढ़ने लगे। लेकिन जैसे नहीं उन्होंने पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। एक बुत की भांति उस कागज को देखते रह गए। आंखें भर आई तो चश्मा उतारकर अपनी आंखों को पहुंचते हुए कुछ सांस बटोर कर कहने लगे, ये पवन है क्या? जरा इसे बुलाना मेरे पास, मैं भी तो बात करूं इससे कि आखिर इतनी हिम्मत इसमें कहां से आ गई। तो विमला जी ने कहा, पवन अभी घर पर नहीं है, जब आएगा तो बुला दूंगी। ठीक है विमला, अब तुम जाकर 1 कप चाय बना लाओ, मेरा सिर दर्द करने लगा है। तो विमला जी उठकर रसोई घर में चली गई। लेकिन जैसे ही चाय का भगोना हाथ में लिया तो पीछे से सरिता ने आकर विमला जी के हाथ से भगोना ले लिया और बोली, माँ जी आपने मुझे कह दिया होता, अब क्या आपके काम करने के दिन हैं, आप आराम करो।
मेरे रहते हुए आप काम नहीं कर सकती। बहू की बात सुनकर विमला जी की आंखें भर आई और उसे सीने से लगाते हुए बोली, जीती रे बेटा, भगवान ऐसी बहू सबको दे। कहकर विमला जी बाहर आ गई। थोड़ी देर में सरिता अपने ससुर के लिए गर्म चाय लेकर बैठक में आई तो रामकिशन जी ने उसे टोकते हुए कहा, सरिता बेटा, ये सब क्या है? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो सरिता ने बीच में ही टोकते हुए घूंघट की आड़ से कहा, बाबूजी, आप चाय पी लीजिए और लेट जाइए, मैं आपके माथे पर बाम लगा देती हूँ। ये बातें बाद में कर लीजिए, पहले सेहत जरूरी है। तो रामकिशन जी चाय पीने लगे और सरिता बाम लेने के लिए अपने कमरे में चली गई। इधर रामकिशन जी ने चाय पीते पीते अपनी पत्नी विमला जी से कहा, देख विमला, अपनी बहू को कितनी घुमंती है और एक हमारा नालायक बेटा है जो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। ऐसे नालायक की तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। शाम हुई तो जैसे ही पवन ने घर में प्रवेश किया, रामकिशन जी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, पवन, इधर आना जरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपने पिता की आवाज सुनकर पवन सीधे बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ गया और जाते ही बोला, जी बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? तो रामकिशन जी ने उसे वह कागज दिखाते हुए कहा, यह क्या है पवन? उस कागज को देखते ही पवन चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो रामकिशन जी ने कहा, देख पवन, हमारे खानदान में आज तक ऐसा नाटक नहीं हुआ जो तूने किया है। तुझे शर्म नहीं आई ये तलाकनामा बहू को देते हुए? जरा सोच, तेरे इस फैसले से हमारे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? और फिर तलाक देने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। क्या मन में आया तभी कह दिया कि मुझे तलाक चाहिए? अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले मना कर देता। अब इन बातों का क्या फायदा? तभी विमला जी बीच में ही बोली, पवन, मेरे पास बैठ बेटा। देख बेटा, ये बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। देख, हम तीनों का और इस घर की मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखती हैं, इसलिए तू क्यों हम दोनों का बुढ़ापा खराब करने पर तुला हुआ है? बेटा, अगर कोई बात है तो तू मुझे बता, मैं बहू को समझा दूंगी। लेकिन बेटा, ऐसा काम ना कर जिनसे हमारी जग हंसाई हो जाएगी। पवन सब कुछ सुनता रहा और फिर उठते हुए तेज आवाज में बोला, माँ, मुझे सरिता के साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। मैं अब उसे इस घर में नहीं देखना चाहता। मैंने तलाकनामा तैयार कर दिया है, अब उसे इस पर अपने साइन करने ही होंगे। तभी रामकिशन जी ने कहा, बेटा, तलाक की कोई वजह होती है, हम ऐसे ही किसी पर गलत आरोप कैसे लगा सकते हैं? देखो पिताजी, सरिता से मैंने शादी की है तो मैं जब चाहूँ उसे तलाक दे सकता हूँ। इसमें आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? पवन तेज आवाज में बोला। तो रामकिशन जी भी गुस्से में बोले, शाबाश बेटा, मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ। सही कहा तूने, जो सही है उसका पक्ष ना लूं और तुम गलत हो तो मैं तेरा पक्ष इसलिए लूं कि तू मेरा बेटा है। लेकिन अब तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो। सरिता अब इसी घर में रहेगी तो ठीक है पिताजी, आप उसे घर में रखे तो रखे, लेकिन अब आप भी सुन लीजिए, इस घर में मेरे मन की, मेरे सपनों की रानी पूजा ही आएगी। पवन तेज आवाज में बोला। तो अच्छा बेटा, अब समझ में आया कि हमारा बेटा किस मधुमक्खी के मीठे शहद के कारण इतने कड़वे शब्द बोल रहा है। तो तू भी सुन ले, हमारे रहते इस घर में ऐसा अनर्थ कभी नहीं होगा। कहते हुए रामकिशन जी ने उस तलाकनामे को फाड़ दिया। गुस्से में लाल पीला पवन अपने बेडरूम में चला गया। वहां सरिता अकेली बैठी उन सभी की बातें सुन चुकी थी। उसने पवन से कहा, सुनिए जी, आप माँ बाबूजी से क्यों झगड़ा कर रहे हैं? आपको मुझसे शिकायत है ना तो मुझे भला बुरा कहिए, लेकिन आपकी ऐसी बातों से उन्हें कितनी तकलीफ होगी जरा ये तो सोचिए। वैसे भी आप उनके इकलौते लाडले बेटे हैं। यह सुनते ही पवन गुस्से से बोला, चुप रहो। जिन माँ बाप ने मुझे आज तक कभी बुरा भला नहीं कहा, उन्होंने आज मुझे तेरी वजह से कितना कुछ कह दिया। तूने भी उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, लेकिन तू भी कान खोलकर सुन ले। अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। तूने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, इसलिए अब तू भी यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। कहकर पवन ने सरिता की चोटी पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर ले जाने लगा। सरिता रोते रोते उससे ऐसा ना करने की गुहार लगाती रही। उधर जब विमला जी और रामकिशन जी ने बहू की आवाज सुनी तो वह उसके कमरे की ओर दौड़े। बहू की ऐसी दशा देखकर
उनके होश उड़ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि पवन उन्हीं का बेटा है। राम किशन जी ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जा पवन, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू को हाथ उठाने की? तू आदमी है या राक्षस? हाँ मैं राक्षस हूँ, लेकिन अब मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। पवन भी जोर से चिल्लाया, तू कौन होता है इसे घर से निकालने वाला? ये घर मेरा है, इस घर में वही रहेगा जिसे मैं रखना चाहूँ। राम किशन जी बोले, हाँ हाँ तो रखो इसे अपने साथ। अब समझा, इसका जादू तो तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। पवन तिल मिलाता हुआ बोला, अब एक शब्द भी नहीं। पास खड़ी विमला जी ने जोरदार तमाचा पवन के गाल पर जड़ते हुए कहा, खबरदार, अगर तूने अपने बाबूजी के लिए एक भी शब्द मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। तू इतना गिर सकता है, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब अगर ऐसे शब्द दोबारा निकाले तो बहू नहीं, तुझे इस घर से जाना होगा। माँ की बातें सुनकर पवन ने सरिता के बाल छोड़ दिए और अपने आप को अकेला समझते हुए समय ही घर से बाहर चला गया। पवन के बाहर आते ही विमला जी ने सरिता को सीने से लगाए हुए माफी मांगते हुए कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि मेरा पवन मेरा न रह गया। मैं तो उसे अपना समझती रही और वह आज हमें ही पराया बनाकर चला गया। लेकिन तू चिंता ना कर, तेरे सास ससुर के रहते हुए तुझे इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता। तभी राम किशन जी बोले, सुन भाग्यवान, ऐसी औलाद से तो पराई बेटी ही अच्छी है। हम बेकार में बेटा बेटा करके मरे जाते हैं। देख आज हमारा बेटा ही हमें छोड़कर चला गया। लेकिन बहू तुम चिंता ना कर, जाने दे उसे, ये मेरा घर है, मैं इसे अब तेरे नाम कर दूंगा। अब तक सोचता था कि पवन ही इस घर का वारिस है, लेकिन वह तो वायरस निकला। इधर पवन घर से रूठकर अपनी प्रेमिका पूजा के पास चला गया। पूजा ने उसका स्वागत करते हुए उसके आने का कारण पूछा तो पवन ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैं अपना घर, माँ बाप, पत्नी सभी को छोड़कर तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर पूजा को अच्छा तो नहीं लगा, किंतु वह पवन को कुछ कह न सकी और अपने घर में पनाह दे दी। अब पूजा और पवन एक ही घर में साथ साथ रहने लगे। कुछ समय यूं ही बीत गया, लेकिन पवन को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। वह तो मानो पूजा के साथ को पाकर संसार में मस्त हो गया। वह गुजरे पलों को भुला देना चाहता था। दूसरी ओर उसके माता पिता जब भी सरिता की सूरत देखते तो यही उम्मीद लगाए रहते कि पवन का गुस्सा जैसे ही शांत होगा वह घर वापस आ जाएगा। विमला जी भी सोचती, मेरा पवन अपने बाबूजी से दूर रह सकता है, नाराज हो सकता है, लेकिन अपनी माँ के पास तो जरूर वापस आएगा और अपने किए के लिए क्षमा याचना भी करेगा। लेकिन जब 10-15 दिन बीत गए तो उन्हें अपने सपने चूर चूर होते दिखाई देने लगे। राम किशन जी की परेशानी बढ़ने लगी। उन्होंने एक दिन सरिता के माता पिता को अपने घर बुलाया, साथ ही कुछ करीबी रिश्तेदार को भी घर आने का निमंत्रण भेजा। सब लोग अचानक बुलावे से हैरान हो गए कि आखिर माजरा क्या है। खैर समय पर सब लोग घर पहुंच गए। इधर सरिता और विमला जी भी समझ नहीं पा रही थी कि बाबूजी के मन में चल क्या रहा है। तभी राम किशन जी ने कहा, आज मुझे आप सभी लोगों से कुछ सलाह लेनी है और सरिता के भविष्य का फैसला करना है। इतना सुनते ही सरिता के माता पिता समेत बाकी सभी के मन में डर बैठ गया। वे सोचने लगे, शायद राम किशन जी बहू को कुछ कहने वाले हैं या घर से निकालने वाले हैं, तभी तो उन्होंने इसके माँ बाप को भी बुलाया है। सभी के मन में बस एक ही भाव था कि आजकल की बहुएं बिना घर को निभाए ही सब कुछ छोड़ देना चाहती हैं। तभी राम किशन जी ने गंभीर स्वर में कहा, समधी जी, मैं आपके साथ साथ अपने सभी गणमान्य लोगों का दोषी हूँ। आज मैं अपनी और विमला जी की तरफ से आप सभी से माफी मांगता हूँ। मेरे घर में हम दोनों के रहते हुए मेरे नालायक बेटे ने न केवल मेरी बहू का अपमान किया, बल्कि अपने माता पिता के दिल को भी ठेस पहुंचाई। मुझे आप लोगों के सामने ये कहते हुए कोई शर्म नहीं कि मेरी बहू तो सीता है, लेकिन मेरा पवन कभी राम नहीं बन सका। वह दूसरी लड़की के लिए अपनी पत्नी और इस घर को छोड़कर चला गया है। कहते कहते राम किशन जी की आंखों में आंसू आ गए। सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। तभी राम किशन जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आज हमें अपनी बहू भविष्य के बारे में आप लोगों से राय लेनी है। यह मेरी नहीं, आप सभी की जिम्मेदारी है।
इतना सुनते ही सरिता के माता पिता का दिल बैठ गया। वे कभी रामकिशन जी को देख रहे थे तो कभी अपनी बिटिया को, और सोचने लगे कि इतना सब कुछ हो गया और बेटी ने कभी कुछ नहीं बताया। खैर कुछ देर बाद उन्होंने रामकिशन जी से कहा, साहब क्या आपने पवन को समझाया नहीं कि शरीफ घरों के लोग ऐसी हरकतें नहीं करते? तो रामकिशन जी बोले, मैंने और विमला जी ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी सरिता के पिता ने कहा, साहब एक बार आप पवन को हम सबके सामने बुला लेते तो हम सभी उसे समझाते, शायद वह हम लोगों की बात मान जाता। हाँ समधी जी, मैंने पवन और वकील साहब दोनों को बुलाया है, वे आते ही होंगे। आप लोग भी अपना प्रयास कर लेना, क्या पता ये घर बस जाए। यह कहकर रामकिशन जी वहां से दूसरे कमरे में चले गए। सभी लोग आपस में खुसर फुसर कर ही रहे थे कि तभी घर का दरवाजा खुला। देखा तो सामने से पवन आ रहा था। आज उसकी चाल डाल बदली बदली सी थी। उसे देखते ही विमला जी ने कहा, बेटा तू इधर आ, मेरे पास बैठ, अभी भी मुझसे नाराज है क्या? तो पवन माँ के पास की कुर्सी पर ही बैठ गया। सभी लोगों को देखकर उसका मन उत्तेजित हो गया और वह सोचने लगा कि बाबूजी ने मेरा तमाशा बना दिया है। मैं घर में नहीं, अदालत में एक कैदी की तरह आया हूँ। वह सोच ही रहा था कि तभी पवन के फूफा जी ने कहा, बेटा ये सब क्या है? अब तुम बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो, ऐसी विचारधारा तुम्हें शोभा नहीं देती। बाकी लोगों ने भी उसे अपने अपने तरीकों से समझाने की कोशिश की लेकिन पवन पर तो जैसे इन बातों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। उसने कहा, मैं आप लोगों की पंचायत में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। मैं पूजा के साथ बहुत खुशी हूँ, अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता। उसकी बातें सुनकर सरिता के पिता ने पवन से विनती करते हुए कहा, बेटा ऐसा ना करो, तुम गरीब पर दया करो। कहाँ जाएगी वो? मैं किस मुंह से घर जाऊंगा, क्या कहूँगा गांव को? तभी पवन अपने ससुर को धक्का देते हुए बोला, तुम्हें इसकी चिंता की क्या जरूरत है? इसके लिए तो बाबूजी है ना। इतना सुनते ही सभी लोग सन्न रह गए। तभी रामकिशन जी वकील के साथ कमरे से बाहर आए और बोले, नालायक, मुझे तुमसे और आशा भी क्या करनी चाहिए? तुझ पर तो इश्क का भूत सवार है। अगर तुम इस लड़की के लिए अपना पूरा परिवार छोड़ सकते हो तो मैं भी आज सभी लोगों के सामने एक घोषणा करता हूँ कि आज से और अभी से मेरा इस घर और परिवार से कोई नाता नहीं है। मेरा घर, जमीन, जेवर, रुपए पैसे, यहाँ तक कि मुझ पर और विमला जी पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपने वसीयतनामे में सब कुछ लिख दिया है। वकील साहब अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी कीजिए। रामकिशन जी ने वकील की तरफ देखते हुए कहा। तो वकील साहब ने भी सारी शर्तें वसीयतनामा में पहले से ही लिख रखी थी। उस पर रामकिशन जी के हस्ताक्षर के साथ ही गवाहों के हस्ताक्षर भी वकील साहब ने पहले ही करा दिए थे। अपने पिता की बात सुनकर पवन ने गुस्से में कहा, तुम्हें जो करना है वह करो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। कहते हुए पवन गुस्से में घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही सब लोग दुखी मन से विदा हो गए। सबके जाने के बाद रामकिशन जी ने सरिता के पिताजी से कहा, समती जी हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन आप सरिता को अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारी तरफ से वह स्वतंत्र हैं। तो सरिता के पिता कुछ बोलते उससे पहले ही सरिता अपनी सांस के गले लगते हुए बोली, माँ जी मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपने मेरे लिए अपने बेटे को त्याग कर दिया और मैं अपने घर चली जाऊं? नहीं नहीं माँ जी, अब ये घर ही मेरा घर है। ऐसा ससुराल हर एक को नहीं मिलता। मैं आज धन्य हो गई जो मुझे एक नहीं दो दो माँ बाप मिले। आपने अपने असूलों के लिए अपना बेटा छोड़ा और मैं अपने धर्म की खातिर अपना मायका छोड़ रही हूँ। कहकर सरिता अपने पिता की तरफ देखते हुए बोली, पिताजी आप जाइए, अब ये घर ही मेरा अपना घर है। ये माँ बाप आपसे बढ़कर हैं। अब मुझे इनकी सेवा का दायित्व वे उठाने दीजिए। अपनी बेटी की बातें सुनकर सरिता के पिता ने गर्व से उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटी आज मैं भी धन्य हो गया। आज तूने हमारे घर की ही नहीं बल्कि दोनों घरों की लाज रख ली। मुझे खुशी है कि तूने ये घर चुना। खुश रह मेरी बच्ची। ये कहते हुए वह अपने घर की ओर निकल गए। इधर रामकिशन जी और विमला जी भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब सरिता अपने सास ससुर का
पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगी। सास ससुर की आज्ञा पाकर उसने एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करना भी प्रारंभ कर दिया। पर कहते हैं ना, प्यार का भूत कुछ ही दिनों तक ही सवार रहता है। ऐसा ही कुछ पवन के साथ हुआ। जब से पूजा को यह पता चला कि पवन ने अपने परिवार को छोड़ दिया है, तब से उनके बीच खटपट शुरू हो गई। और एक दिन पूजा ने यह कहकर पवन को छोड़ दिया, जब तुम अपने माँ बाप के नहीं हो सके, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तो मेरे क्या हो सकोगे। तुम मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार करते हो। तुम्हारी हैसियत क्या है। पूजा का व्यवहार देखकर आज पवन को अपने किए का पश्चाताप होने लगा, लेकिन शर्म के मारे वह वापस अपने घर नहीं जा सका। कुछ वर्ष यूं ही बीत गए। इधर एक दिन अचानक ही राम किशन जी को दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब गांव वालों ने यह खबर पवन को पहुंचाई, तो वह दुखी मन से अपने घर पहुंचा, जहां उसके बाबूजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। उसे देखकर सभी घरवाले चकित रह गए। पवन भी आंखों में आंसू लिए गर्दन झुकाए अपने बाबूजी को देखता रहा और उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर में जब राम किशन जी को अंतिम यात्रा पर ले जाया जाने लगा, तो पवन उन्हें कंधा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी माँ विमला ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, मैं अपने पति को अपरिचित लोगों के कंधे पर विदा नहीं करना चाहती हूँ। इनको कंधा देने के लिए इनका बेटा है। ये सुनकर सभी लोग विमला जी की ओर देखने लगे। तभी विमला जी ने सरिता को आवाज लगाते हुए कहा, सरिता बेटा जाओ ना, अपने बाबूजी की इन सारी रस्मों को पूरा करो। वो तो मुझे अपना बेटा ही मानते हैं ना, इसलिए तू ही उन्हें मुखाग्नि देगी। यह सुनकर पवन के अलावा वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। अब पवन उनकी अंतिम यात्रा में तो शामिल हुआ, किंतु बेटे होने का फर्ज अदा नहीं कर सका। दाह संस्कार के बाद भी सभी लोग वापस आ गए, लेकिन पवन वहीं बैठा और अपने बाबूजी की चिता को एकटक जलते देखता रहा, जहां उसका सारा अहंकार उस चिता के साथ जलकर राख हो गया। वह हाथ उठाकर आकाश की ओर देखते हुए सोचने लगा, हे प्रभु, मैं भी कैसा बदनसीब हूँ, जिसके दोनों हाथ भरे होने के बाद भी आज खाली हैं। सच में मैं आज अपनी इस दशा का समय जिम्मेदार हूँ। मुझे इससे भी कठोर सजा दे दो। मैंने सबका दिल दुखाया है, मुझे भला तुम कैसे माफ कर सकते हो। कहते हुए पवन वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके पास पछताने के सिवा कुछ ही नहीं बचा था, लेकिन अब पछताने से क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।